Hello students, welcome all of you. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ के पिछले लेक्चर के अंदर हमने डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ा था। साइटोलॉजी क्या होती है, सेल बायोलॉजी क्या है, इनसे रिलेटेड जो साइंटिस्ट है उनके बारे में पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी और डेड सेल एक्चुअल में उन्होंने जो खोजा था वो एक सुबेराइज्ड सेल वॉल थी जो एक डेड सेल होती है। अब इसी टॉपिक में हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि डिस्कवरी ऑफ सेल, लिविंग सेल किसने डिस्कवर की है, सेल के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, उनकी स्टडी हम आज के लेक्चर के अंदर करेंगे। तो जो सेल है, डेड सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई। फिर नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन साइंटिस्ट ने 1676 में 1676 में फर्स्ट टाइम एक फ्री लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। यानी जो लिविंग सेल है उसकी डिस्कवरी किस साइंटिस्ट के द्वारा की गई है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के द्वारा। और इन्होंने जिस लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एक्चुअल में वो बैक्टीरिया था। इन्होंने जिस लिविंग सेल की डिस्कवरी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, वो क्या था? एक बैक्टीरिया था। रेन वाटर से इसको डिस्कवर किया गया था, यानी बारिश का जो पानी मिट्टी के अंदर नीचे आके गिर गया, उस रेन वाटर ऑफ सॉइल से इस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया गया। और ल्यूवेनहॉक ने इन्हें नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। ल्यूवेनहॉक के द्वारा जो इन्होंने डिस्कवरी की है लिविंग सेल की, उनको क्या नाम दिया गया था? वाइल्ड एनिमल क्यूल्स इन्हें नाम दिया गया। और यही लिविंग सेल की डिस्कवरी थी। ल्यूवेनहॉक जो साइंटिस्ट है हॉलैंड के थे, साइंटिस्ट हॉलैंड के रेजिडेंट थे, हॉलैंड के ये रहने वाले थे। लिविंग सेल के अलावा इन्होंने स्पर्म की डिस्कवरी की है, आरबीसी की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की है, और प्रोटोजोआ जो संघ है उसके जो ऑर्गेनिज्म है उनकी डिस्कवरी भी ल्यूवेनहॉक ने की है। अब रीजन क्या है इतनी सारी डिस्कवरी करने का? उस समय जब 17th सेंचुरी की हम बात करें, 17th की 17वीं शताब्दी में मार्केट के अंदर माइक्रोस्कोप नहीं मिलते थे। और उस टाइम का सबसे डेवलप जो माइक्रोस्कोप है वो ल्यूवेनहॉक के पास था। यानी साइंटिस्ट खुद ही माइक्रोस्कोप बनाते थे और उनसे अपनी इन्वेंशंस को या डिस्कवरीज को करते थे। तो उस समय का जो सबसे डेवलप्ड जो माइक्रोस्कोप है वो ल्यूवेनहॉक के पास था। इसीलिए ल्यूवेनहॉक उन चीज़ों को भी देख पाए, उनकी भी डिस्कवरी कर पाए जो अदर साइंटिस्ट नहीं देख पाए, क्योंकि माइक्रोस्कोप अवेलेबल नहीं था। उस समय का सबसे डेवलप माइक्रोस्कोप ल्यूवेनहॉक के पास था, इसलिए वो उन सभी थिंग्स की डिस्कवरी कर पाए, उन सभी थिंग्स को देख पाए जो अदर साइंटिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट जो डिस्कवरी ऑफ सेल में आगे हम कंटिन्यू करें, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसका पूरा नाम साइंटिस्ट का है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। सिंपल हम ल्यूवेनहॉक भी बोल सकते हैं, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इनका पूरा नाम है। इन 1676 फर्स्ट टाइम noticed a free living cell, noticed a free living cell। यानी जो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक है इन्होंने 1676 में सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को देखा था। सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में देखा था। अब इन्होंने जो लिविंग सेल देखी है वो एक्चुअल में क्या था? एक बैक्टीरिया था, जिसको किसके अंदर से डिस्कवर किया गया था? रेन वाटर ऑफ सॉइल। बारिश का जो पानी जमीन पर गिर जाता है उसमें से डिस्कवर किया गया। और इन्होंने ल्यूवेनहॉक ने इसको नाम दिया था वाइल्ड एनिमल क्यूल।
तो द लिविंग सेल वाज ए बैक्टीरिया, नेक्स्ट पॉइंट इसका, द लिविंग सेल वाज ए बैक्टीरिया। जो इन्होंने लिविंग सेल देखी है वो एक क्या था, बैक्टीरिया। डिस्कवर्ड फ्रॉम द रेन वाटर ऑफ सॉइल। बारिश का जो पानी जमीन पर गिर जाता है उसमें से इसने ड्रॉपलेट ली, कुछ बूंदे ली। उन बूंदों की, पानी की बूंदों को जब इसने माइक्रोस्कोप में देखा तो उसके अंदर कुछ चलती हुई स्ट्रक्चर इन्हें दिखाई दी, और वो स्ट्रक्चर क्या थी, बैक्टीरिया थी। रेन वाटर ऑफ सॉइल में इनकी डिस्कवरी की गई बैक्टीरिया में। ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमलक्यूल्स। और ल्यूवेनहॉक ने इन फ्री लिविंग सेल्स को वाइल्ड एनिमलक्यूल्स नाम दिया था। इसके बाद दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। ये जो खोजा इसने, यही लिविंग सेल की क्या है, डिस्कवरी। दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। यानी जो इन्होंने बारिश के पानी में जो चलती हुई स्ट्रक्चर देखी वो लिविंग सेल थी, बैक्टीरिया थी, जिन्हें इन्होंने क्या नाम दिया था, वाइल्ड एनिमलक्यूल्स इन्होंने नाम दिया है। अब ल्यूवेनहॉक जो है हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। ल्यूवेनहॉक जो है हॉलैंड के साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट इसका पॉइंट क्या है, ल्यूवेनहॉक was a resident of Holland, was a resident of Holland। तो ये जगह का नाम भी हमें याद रखना है कि जैसे हमने रॉबर्ट हुक के बारे में पढ़ा था, वो कौन से साइंटिस्ट थे, इंग्लिश साइंटिस्ट थे, इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। ल्यूवेनहॉक जो है वो कहाँ के साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के साइंटिस्ट थे, हॉलैंड के रहने वाले थे। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड आरबीसी की डिस्कवरी इन्होंने की है। स्पर्म एंड प्रोटोजोआ, इनकी डिस्कवरी भी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई है। और उसका मैंने रीजन बताया है कि उस समय का डेवलप्ड जो माइक्रोस्कोप है वो ल्यूवेनहॉक के पास था, इसीलिए ये इनकी डिस्कवरी कर पाए। मार्केट में अवेलेबल नहीं होता था, साइंटिस्ट खुद अपना माइक्रोस्कोप बनाते थे, उसकी अपनी इन्वेंशन करते थे। इनके पास सबसे ज़्यादा डेवलप टाइप का था, इसलिए उस टाइम में सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज इनके द्वारा की गई थी। और एक्चुअल में साइंटिस्ट नहीं थे, रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे, लेकिन ये साइंटिस्ट नहीं थे। इनका क्या एक शॉप थी, उसी शॉप पर बैठकर ये क्या करते थे, अपनी डिस्कवरीज किया करते थे। इसके बाद जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें अपने आसपास लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की थिंग दिखाई देती है। आसपास हम देखेंगे हमारे एनवायरनमेंट में लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है और नॉन लिविंग थिंग्स भी प्रेजेंट है। जब हम इनको देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा क्या है, लिविंग थिंग्स में, लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा क्या पाया जा रहा है जो उन्हें लिविंग बनाता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो इन्हें नॉन लिविंग बनाता है। और इसका आंसर हमें किससे मिलता है, सेल से। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ से इसका हमें आंसर मिलता है। सेल जो है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा तो उस लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल पाई जाती है। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर सेल प्रेजेंट होगी। तो सेल लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का पाया जाने वाला सबसे बड़ा डिफरेंस है। सेल की प्रेजेंस के कारण ही लिविंग के कैरेक्टर दिखाई देते हैं, सेल की एब्सेंस के कारण नॉन लिविंग के कैरेक्टर हमें दिखाई देते हैं।
सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। सब कंपोजिशन जिनका लिविंग ऑर्गेनिज्म का है वो सेल है। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल से बने हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सेल्स के ग्रुप से बने हैं जिनके अंदर बहुत सारी सेल्स पाई जा रही हैं उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। तो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो क्या है, सेल है। तो नेक्स्ट इसके अंदर हमारा पॉइंट है, व्हेन यू लुक अराउंड, व्हेन यू लुक अराउंड, जब हम अपने आसपास देखते हैं, चारों तरफ देखते हैं, यू सी both living and non-living things। आसपास देखेंगे हमें लिविंग थिंग्स भी दिखाई देती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी हमें अपने आसपास दिखाई देती है। यू मस्ट हैव वंडर्ड एंड आस्क्ड, यू must have wondered and asked yourself, यानी हम उनको देखकर वंडर्ड होते हैं, आश्चर्यचकित होते हैं और हम खुद से पूछते हैं व्हाट इज इट दैट मेक्स, what is it that makes an organism living। ऐसा क्या है जो किसी ऑर्गेनिज्म को क्या बनाता है, लिविंग बनाता है। और व्हाट इज दैट, what is that and a non-living thing does not have, a non-living thing does not have, which a living thing has, which a living thing has। यानी ऐसा क्या है, सबसे पहले तो हम आसपास देखेंगे, वंडर्ड होते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा क्या है जो उसे लिविंग बनाता है। सेकंड, नॉन लिविंग के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग थिंग के अंदर पाया जाता है। नॉन लिविंग में ऐसा क्या एब्सेंट है जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। और इन सब का आंसर हमें ये पता चलता है कि प्रेजेंस ऑफ सेल। लिविंग थिंग्स में सेल प्रेजेंट होती है, नॉन लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनमें जो सबसे मोस्ट डिफरेंस, जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो पाया जा रहा है लिविंग और नॉन लिविंग में, वो कौन सा डिफरेंस है, सेल। सेल एक ऐसा कैरेक्टर है जो नॉन लिविंग और लिविंग दोनों को अलग अलग करने का काम करता है। तो द आंसर टू दिस, is the presence of the unit of life, the cell in all living organism, the cell in all living organisms। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, आंसर इसका क्या है
कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर जो लाइफ की बेसिक यूनिट है सेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर लाइफ की बेसिक जो यूनिट सेल है वो एब्सेंट होती है। तो ये हमें हमारे क्वेश्चंस का आंसर पता चलता है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, ऑल organisms are composed of cells। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन सेल से हुआ है। अब इसमें भी दो लेवल हो सकते हैं, जो सिंगल सेल से बने उन्हें यूनिसेलुलर बोलेंगे, और जिनमें मैनी सेल्स पाई जा रही है उन्हें हम मल्टी सेलुलर बोलेंगे। सम, इसी में आगे हम कंटिन्यू करें, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बने हुए हैं? सिंगल सेल से बने हुए हैं, ऑफ ए सिंगल सेल से बने हुए हैं, एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यानी जो सिंगल सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं उन्हें हम कौन से ऑर्गेनिज्म कहते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। व्हाइल अदर्स like us composed of many cell, composed of many cells are called multicellular organism, multicellular organism। अगर हम देखते हैं सेल के लेवल पर, तो सम ऑर्गेनिज्म केवल सिंगल सेल से बने हैं जिन्हें हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो किससे बने हुए हैं? बहुत सारी सेल से फाउंड हुए हैं, जैसे हम हैं। तो हम जैसे जो ऑर्गेनिज्म बहुत सारी सेल से बने हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है। तो टू टाइप के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, एक सिंगल सेल से बने हुए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं, मैनी सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म उन्हें कहा जाता है। तो ये डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में हमने पढ़ा है। लिविंग और नॉन लिविंग के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है उसके बारे में हमने यहाँ पर स्टडी किया है। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारी हेडिंग है व्हाट इज द सेल, व्हाट इज ए सेल, व्हाट इज ए सेल, यानी सेल एक्चुअल में होती क्या है। अब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो वो कुछ थिंग्स को करने में कैपेबल होते हैं, जैसे उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टमेंट होता है, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं। स्वतंत्र यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का स्वतंत्र अस्तित्व होता है। सेकंड, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, लाइफ के लिए जो भी फंक्शन एसेंशियल है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर पाते हैं। यानी ये दो कैरेक्टरिस्टिक हमें यूनिसेलुलर में दिखाई देते हैं, एक तो उनका क्या है? स्वतंत्र अस्तित्व है, दूसरा लाइफ के लिए जो भी इम्पोर्टेंट फंक्शन है उनको वो एक सिंगल सेल के द्वारा कर पाते हैं। इसके बाद जो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर जो सेल से कम होगी, यानी सेल से कम यदि कोई एक स्ट्रक्चर है वो इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टमेंट नहीं दिखाती है, अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाती है। जैसे हम मानते हैं कि सेल ऑर्गेनेल है माइटोकॉन्ड्रिया, इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होगा,
अपना, ऐसा नहीं है कि माइटोकॉन्ड्रिया खुद ही अपना क्या कर सके, लाइफ को परफॉर्म कर सके। तो सेल से लोअर लेवल पर जो भी स्ट्रक्चर्स हैं वो इंडिपेंडेंट अपना एग्जिस्टमेंट नहीं दिखाती हैं, एग्जिस्टेंस वो उनके द्वारा नहीं दिखाया जाता है, स्वतंत्र अस्तित्व उनके द्वारा नहीं दिखाया जाता है। इसलिए सेल को हम फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलते हैं, क्योंकि इससे नीचे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखा पाते हैं, जबकि सेल जो है वो अपना क्या दिखा रही है, स्वतंत्र अस्तित्व दिखा रही है। इसलिए सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की ये स्ट्रक्चरल और ये फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो नेक्स्ट इसके अंदर पॉइंट क्या है, व्हाट इज सेल में, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या पाया जा रहा है, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ये दिखाते हैं। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ, सेकेंड इनके में क्या करेक्टर दिखाई देता है, परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ। यानी दो कैरेक्टर हमें बेसिकली यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर दिखेंगे, उनका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगा, स्वतंत्र अस्तित्व होगा। अमीबा है, एक उसका इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। सेकंड क्या दिखाते हैं कैरेक्टर, इनमें जो भी लाइफ के लिए एसेंशियल फंक्शंस हैं उनको ये परफॉर्म कर पाते हैं, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, इन प्रोसेसेस को ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर पाते हैं। दो मेनली कैरेक्टर हमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में दिखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका, एनीथिंग less than a complete structure of a cell, less than a complete structure of a cell does not ensure independent existence। इस लाइन का मीनिंग क्या है, सेल जो है उससे कम यदि कोई स्ट्रक्चर होगी, सेल से कम का मतलब है सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स लेवल पर हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स जो है वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, गोल्जी बॉडी अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, ईआर अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाएगा। तो सेल से कम जो स्ट्रक्चर है, सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस या स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाते हैं। इन कारणों से, ये जो रीजन्स हमने पढ़े हैं, इन कारणों से सेल को फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोला जाता है। तो हेंस सेल इज द fundamental structural and functional unit
and functional unit of all living organisms, of all living organisms। इन रीजन्स के कारण हम कह सकते हैं कि सेल जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। यानी सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट सेल होती है। संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई सेल होती है। दो रीजन्स बताएं। यूनिसेलुलर में जो हमें दिखाई दे रहा है, जो कैरेक्टर हमें दिखाई दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म। सेल भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखा रही है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ के लिए जो भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म करने का काम ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। सेल से लेस देन कोई भी कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगी। इन रीजन से कहा जा सकता है सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। फंडामेंटल, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल होती है। तो इस सेल के बारे में हमने पढ़ा है कि सेल जो है किस तरह की स्ट्रक्चर है, कैसी स्ट्रक्चर उसके अंदर, क्यों सेल की जो डेफिनेशन है उसको फंडामेंटल और स्ट्रक्चरल यूनिट सेल को क्यों बोला जाता है। अब एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक के बारे में हमने इस बार इसको रिवाइज करेंगे हम। इससे पहले एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक की बुक का नाम भी हमें याद रखना है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो बुक लिखी है उस बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम क्या है? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इसके अंदर उन्होंने जो फर्स्ट वाइल्ड एनिमल क्यूल इन्होंने खोजे थे उसके बारे में लिखा, आरबीसी के बारे में, प्रोटोजोआ के बारे में, स्पर्म के बारे में। इन डिस्कवरीज को इन्होंने एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किस बुक के अंदर लिखा था? द सीक्रेट्स ऑफ नेचर के अंदर लिखा है। इनकी डिस्कवरी के बाद एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल के अंदर किसकी डिस्कवरी की है? न्यूक्लियस की स्टडी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। सेल में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई है। और माइक्रोस्कोप का जब इन्वेंशन हुआ, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जब हो गई, सभी को माइक्रोस्कोप जब अवेलेबल हो गया तो पहले सिंपल माइक्रोस्कोप बने, फिर कंपाउंड, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल के अंदर जाकर उसकी स्टडी कर पाए। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल के अंदर के जो कंपोनेंट्स हैं उनकी स्टडी भी पॉसिबल हो पाई थी। तो इसे हम एक बार लास्ट रिवाइज करते हैं। आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे फर्स्ट तो डिस्कवरी ऑफ सेल में हमने आगे कंटिन्यू किया है। रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखी थी। डेड सेल की डिस्कवरी उन्होंने की है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक इन 1676 फर्स्ट टाइम नोटिस्ड ए फ्री लिविंग सेल। सबसे पहले फ्री लिविंग सेल को एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने 1676 में देखा था। द लिविंग सेल वाज ए बैक्टीरिया। अब इन्होंने जो सेल देखी वो एक बैक्टीरिया था फ्रॉम द रेन वाटर ऑफ सॉइल, जिसको किसमें डिस्कवर किया गया था? मिट्टी में जो बारिश का पानी आ जाता है उसमें इसको डिस्कवर किया गया। उन्होंने इसकी ड्रॉपलेट्स ली, माइक्रोस्कोप के नीचे इन्होंने इसको देखा और बैक्टीरिया को देखा था इन्होंने। ही नेम्ड इट वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। इन्होंने जब बैक्टीरिया को देखा ल्यूवेनहॉक ने तो उन्होंने इसको क्या नाम दिया था? वाइल्ड एनिमल क्यूल्स। और दिस वाज द डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल, और यही लिविंग सेल की डिस्कवरी थी। ल्यूवेनहॉक वाज ए रेजिडेंट ऑफ हॉलैंड। हॉलैंड के ये रहने वाले थे जो ल्यूवेनहॉक है। इनकी बुक का नाम है द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। इन्होंने जो बुक लिखी थी सीक्रेट्स ऑफ नेचर, उसी में वाइल्ड एनिमल क्यूल, आरबीसी, प्रोटोजोआ, इनके बारे में इन्होंने लिखा था। ही ऑल्सो डिस्कवर्ड आरबीसी, स्पर्म एंड प्रोटोजोआ। आरबीसी की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की है, स्पर्म की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की है, प्रोटोजोआ की डिस्कवरी ल्यूवेनहॉक ने की है।
क्यों कर पाए इतनी सारी डिस्कवरी? क्योंकि उस टाइम का जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड माइक्रोस्कोप है वो इनके पास था। When you look around, you see both living and non-living things। जब हम अपने आसपास देखते हैं, लिविंग थिंग्स भी हमें दिखाई देती है, नॉन लिविंग थिंग्स भी दिखाई देती है। You must have wondered and asked yourself, what is it that makes an organism living? जब हमने देखते हैं तो क्वेश्चन हमारे माइंड के अंदर आता है कि लिविंग थिंग्स में ऐसा क्या है जो उन्हें किसी ऑर्गेनिज्म को लिविंग बनाता है, एंड नॉन लिविंग थिंग्स के अंदर ऐसा क्या नहीं है जो लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है। आंसर क्या है इसका? द आंसर टू दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में यूनिट ऑफ लाइफ, द सेल प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन लिविंग के अंदर सेल प्रेजेंट नहीं होती है। ये हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। सभी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए होते हैं? सेल से बने होते हैं। सम आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल। सिंगल सेल से जो बने हुए होंगे उन्हें बोला जाता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। व्हाइल अदर्स लाइक अस, जबकि अदर्स जैसे हम, कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, बहुत सारी सेल से बने हुए हैं, जिन्हें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। इसके बाद सेल होती क्या है? सबसे पहले यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखें तो वो उनके अंदर कैपेबिलिटी मिलती है इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस की, स्वतंत्र अस्तित्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का होता है। एक सिंगल सेल है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, तो एक सिंगल सेल का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, स्वतंत्र अस्तित्व होता है। परफॉर्मिंग द एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइफ के लिए जो भी फंक्शन एसेंशियल है उनको परफॉर्म कर पाते हैं। यानी एक सेल यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल है, तो एक सेल है, एक सेल लाइफ के लिए जो भी फंक्शंस कंपलसरी है उनको परफॉर्म कर पाती है। एनीथिंग लेस देन ए कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल डजंट एंश्योर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। सेल से लोअर लेवल पर हम जाएं, जैसे सेल ऑर्गेनल लेवल पर हम जाएं, तो वो सेल के लोअर लेवल की जो स्ट्रक्चर्स हैं वो अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाती है। माइटोकॉन्ड्रिया अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं दिखाएगा, गोल्जी बॉडी नहीं दिखाएगा, ईआर अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं दिखाएगी। इन बेस पर, ये जो हमने पॉइंट्स पढ़े इसके बेस पर हम कह सकते हैं सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी सेल या कोशिका जो है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। इन पॉइंट्स के बेस पर हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस और जो फंक्शन है उनको परफॉर्म करने के बेस पर कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है। इसके बाद एक साइंटिस्ट और है, उसका नाम हमें ध्यान रखना है, रॉबर्ट ब्राउन। साइंटिस्ट का नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। यहाँ मैं लिख देता हूँ रॉबर्ट ब्राउन। तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किसकी डिस्कवरी की गई? न्यूक्लियस की। इन्होंने सेल के अंदर न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा की गई थी। और जब माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बने, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से हम सेल की डिटेल्ड स्टडी कर पाए कि सेल के अंदर किस तरह की स्ट्रक्चर है, किस तरह के ऑर्गेनेल्स पाए जा रहे हैं, उनकी डिटेल्ड स्टडी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से पॉसिबल हो पाई। तो यहाँ हमने सेल की डेफिनेशन को कंप्लीट किया है। एक जो डिस्कवरी ऑफ सेल है, जो कंटिन्यू, जो हमारा पिछले जो लेक्चर था उसके अंदर हमने डेड सेल की डिस्कवरी को पढ़ा था या लिविंग सेल की डिस्कवरी को स्टडी किया है। इसके भी नोट्स बनाने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम सेल थ्योरी की स्टडी करेंगे। सेल थ्योरी के बारे में हमने पढ़ा है, स्लाइडेन और स्वान के द्वारा दी गई है। उसके अंदर जो मॉडिफिकेशन है वो रुडोल्फ बिर्को ने किया है। तो उस सेल थ्योरी के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। थैंक यू।